हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम यानी KVS TGT PGT एचटेट या फिर DBBB में PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी PGT हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आरओ भाग 2 यानी क्लास 12वीं की आपकी पुस्तक NCERT से मैंने लिया है और ये PGT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो PGT का किसी से KVS है, NVS है, DBBB है या फिर एचटेट है, जिसमें आपको पता है आपके पाठ्यक्रम में PGT का आप परीक्षा दे रहे हैं तो या EMRS है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये शमशेर बहादुर की कविता उषा से लिया गया है। तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? वो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 13 जनवरी 1921, 13 जनवरी 1911, 15 जनवरी 1912 और 26 जनवरी 1913। तो ये देखिए, बहुत बारीक अंतर दिया गया है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम। 13 जनवरी 1911, 13 जनवरी 1911 में शमशेर बहादुर का जन्म हुआ था, 13 जनवरी 1911 में। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अब प्रदेश पूछा गया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो ये हुआ है उत्तराखंड में। ए उसका उत्तर रहेगा उत्तराखंड। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस जनपद में हुआ है? देखिए, जनपद जनपद मतलब जिला। ठीक है, जनपद का मतलब होता है जिला। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस जनपद में हुआ? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में हुआ था। अब देखो, 13 जनवरी 1911, देखो यहाँ देखो, 13 जनवरी 1911 में इनका ये सन है, 13 जनवरी 1911। फिर जिला कौन सा है इनका? उत्तराखंड। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, माफ़ कीजिए। जन्म 13 जनवरी 1911, राज्य है इनका उत्तराखंड यानी प्रदेश, और जनपद यानी जिला है ये इसमें देहरादून। ठीक है, ये देहरादून, ये इसमें ये आप करेंगे 13 जनवरी 1911 उत्तराखंड, देहरादून। शमशेर बहादुर का निधन कब हुआ? सन 1992 में, 1991 में, 1990 में, 1993 में। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो चुकी है तो जब मैं निशान लगाऊं यानी मैं बताऊं उससे पहले से आप अपने निशान लगा लिया करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। आपकी कितनी तैयारी बाकी है, कितनी हो चुकी है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ चला जाएगा। कुछ कविताएं के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह, आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय। तो 5 का आपका रहेगा शमशेर बहादुर सिंह। कुछ कविताएं, ठीक है, कुछ कविताएं शमशेर बहादुर। बात बोलेगी के रचयिता है कुंवर नारायण, विष्णु खरे, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन। तो बात बोलेगी इसके रहेगा शमशेर बहादुर सिंह। देखो भाई, अब तो आपके सामने ऑप्शन है और आपको पता भी है हरिवंश ये शमशेर बहादुर पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि वहाँ ये थोड़ी ना कि हम शमशेर बहादुर पढ़ रहे हैं, तो इनको रचनाओं को कृपया ध्यान से पढ़ें ताकि वहाँ पर आपकी गलती ना हो सके। शमशेर बहादुर सिंह की 2 मोती के 2 चंद्रमा होते, ये 1987 में लिखा गया था। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी शिखर सम्मान। तो इसका आपका रहेगा 7 का आपका उत्तर रहेगा साहित्य अकादमी। तो ये IMP लगा ले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिल जाते हैं वो रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 2 मोती के 2 चंद्रमा होते 1977 में, और ये क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर की। तो ये 4 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो 2 मोती के 2 चंद्रमा होते, रचना किसकी? शमशेर बहादुर की। दूसरी, इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। कब मिला है? 1977 में मिला है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। उर्दू हिंदी कोश के संपादक कौन थे? आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आपका उत्तर रहेगा शमशेर बहादुर, उर्दू हिंदी कोश के संपादक। उषा काल कविता में किस काल की परिवर्तित प्रकृति का वर्णन है? सूर्योदय काल में, सूर्योदय के बाद, रात्रि काल में, सूर्योदय काल में। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 9 का
ए सूर्योदय से पूर्व काल, यानी उषा कविता में जैसे जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य निकलने से पहले का जो वातावरण होता है, किस प्रकार से लाल उसका कहीं शंख से वर्णन किया गया है, कहीं राख से लिपे चौके से उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है, और ज़्यादा देखो भाई कि आपने सुना होगा ना, उगते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मतलब जब सूर्य उदय होता है तो एक ऊर्जा का प्रतीक होता है, गतिमान का प्रतीक होता है। तो सुबह का जो सूर्य उगता है उसका वर्णन इसमें किया है, किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। उषा कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण आलोक धनवा शमशेर बहादुर सिंह है उषा कविता के। देखिए भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। निःशुल्क क्लासें आपकी लगी हुई हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ सकते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, जिसमें कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण। तो ये आपका उत्तर रहेगा ए, प्रातः नभ था गीला, यानी प्रातः के इसमें क्या है? उपमा दी गई है। प्रातः का जो आकाश था वो कैसा? नीला, नीले शंख जैसा था, नीले शंख जैसा, बहुत नीला। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, तो ये उपमा अलंकार है। उसकी क्या है? सुबह की तुलना नीले शंख से की गई है। उषा कविता किस छंद में प्रयोग हुआ है? दोहा छंद, मुक्त छंद, सवैया छंद, कवित छंद। उषा कविता में किस छंद का हुआ है? मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। अगर ये पूछा जाए मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है, तो जूही की कली है, निराला की जूही की कली, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित के ही लौटा दिया था अश्लीलता का आरोप लगाकर, लेकिन बाद में वो कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सीकर और ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान। तो इसका 93 का आपका रहेगा बी, माफ़ कीजिए, इसका रहेगा आपका सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। शमशेर बहादुर कौन सा सम्मान प्राप्त? कबीर सम्मान। भाई साहित्य अकादमी तो उनको तो मिला ही है, इसके साथ और कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कबीर मिला है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी हमने दो मोती के दो चंद्रमा होते 1977 में पढ़ा। इसके बाद कबीर में भी इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कबीर पुरस्कार का नाम है ये। मतलब सोचना कि कभी क्या, अभी कबीर के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह कहाँ पर पेंटिंग सीखने लगे? उकील बंधुओं के कला विद्यालय में, साहित्य अकादमी, कला केंद्र में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो 14 का आपका रहेगा ए, उकील बंधुओं के कला विद्यालय में क्या शमशेर बहादुर सिंह क्या सीखने लगे थे? पेंटिंग सीखने लगे थे। चुका भी नहीं हूँ प्रकाशन का कब हुआ था? 1970, 1972, 1971, 1975। चुका भी नहीं हूँ इसका प्रकाशन हुआ था डी 1975 में। चुका भी नहीं हूँ इनको प्रकाशन हुआ था, यानी चुका भी नहीं हूँ रचना के लिए प्रकाशन हुआ था 1975 में। कुछ कविताएं काव्य संग्रह का प्रकाशन, अभी देखो प्रकाशन ये सन भी, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उनके सन भी पूछ लिए जाते हैं। सन 1960, सन 1959, 1958 और 1957। तो इसका रहेगा आपका 16 का बी रहेगा। 1959 में कुछ कविताएं का प्रकाशन हुआ था। काव्य संग्रह, काव्य संग्रह वो होता है जिसमें बहुत सारी रचनाएं इकट्ठी, यानी एक से ज़्यादा रचनाएं जिसमें इकट्ठी प्रकाशित की जाए उसे काव्य संग्रह बोला जाता है, ठीक है। संग्रह का मतलब होता है एक से ज़्यादा जहाँ पर इकट्ठी की गई हो। शमशेर का प्रकाशन कब हुआ था? देखो भाई आपका इनका नाम क्या है? शमशेर बहादुर, तो इनके काव्य संग्रह का भी नाम क्या है? शमशेर। सन 1970, 1969, 1971, 1972। तो शमशेर का प्रकाशन हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 17 का रहेगा सी, 1971। इतने पास अपने के रचयिता है कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, शमशेर बहादुर। तो इतने पास अपने के रचयिता रहे हैं। देखो भाई मैंने एक बार पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैं निशान लगाऊँ इससे पहले आपने निशान लगा लिया करो, और फिर अपने देखो कितने में से कितने आपके गलत हुए, कितने ठीक हुए, ये आपने तैयारी आप खुद जांच लो। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, इतने पास अपने के शमशेर बहादुर सिंह रचयिता रहेंगे। और रचयिता को आप शुद्ध देख लेंगे, ये रचयिता कई अभ्यर्थी ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। कई मैंने प्रश्न पत्रों में भी ऐसा देखा है, तो ये गलत है। रचयिता में ये आएगा, च पर मात्रा नहीं आएगी, ये पे मात्रा रचयिता, ये ठीक है। इतने पास अपने का प्रकाशन कब हुआ? सन 1980, 1979, 1975, 1977। 19 का आपका रहेगा ए, 1980। इतने पास अपने का प्रकाशन हुआ था 1980 में।
उषा कविता में किस रंग की खड़िया मलने की बात की गई है? लाल, पीली, सफेद, नीली। 20 का रहेगा लाल। उषा कविता में लाल खड़िया को मलने की बात कही गई है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रभात, मध्याह्न, संध्या, रात्रि। भाई जो उषा है वो दिन का समय का वर्णन, लेकिन वो कौन सा समय है? सुबह का है, दोपहर का, शाम का है, रात का है? तो ये आपका दिया है प्रभात का, यानी सुबह का समय है। उषा कविता में वो जो वर्णन है सुबह का वर्णन है। और उषा का मतलब भी होता है सुबह। ठीक है। कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात की गई है? भाई कविता में चौका किससे लिपा है? गोबर से, राख से, मिट्टी से, लाल खड़िया से। तो 1922 का रहेगा बी, राख से लिपा है। ठीक है। उषा कविता का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? कवि के भोर का तारा, सूर्य, चंद्रमा। उषा कवि का जादू तो आपका रहेगा 23 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय। एक मिनट। उषा कविता किसके उदय होने पर टूटता? कवि, भोर का तारा, सूर्य। तो 123 का रहेगा आपका सूर्य। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, सूर्य। कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है? आकाश, चंद्र, कालीशील, चौका। तो 24 का आपका रहेगा डी, चौका। कविता में राख से लिपा हुआ और क्या बताया है? चौका। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की स्थिति की योजना करता है, पवित्रता की, ताजगी की, विशालता की, गंभीरता की। तो 125 का आपका रहेगा पवित्रता की। अभी गीला पड़ा से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा, पानी, वातावरण, गर्मी, वातावरण की ताजगी। तो 26 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी को ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये किस में, मतलब हमारी किस परीक्षा में आएगा। तो मैं बार बार बताती हूँ, जहाँ भी आप हिंदी से पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे केवीएस, एनवीएस, D++ हो, या किसी राज्य की, जैसे राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, या फिर हरियाणा हो, स्टेट हो, तो ये पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। बहुत काली सील से क्या अभिप्राय है? रसोई की काली सील, रात की काली सील, प्रातःकाल की सील। तो 27 का आपका उत्तर रहेगा बी, रात की काली माँ। बहुत काली सील से क्या मतलब? रात की काली माँ। लाल खड़िया चाक से क्या वंजित करती है? सूर्योदय से पूर्व की लालिमा, खड़िया का लाल, सूर्योदय के बाद की लालिमा, दोपहर की लालिमा। तो 28 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय से पूर्व की लालिमा। नीला जल हिल रही में कौन सा अलंकार है? नीला जल में हिल रही कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, रूपक है। भाई उषा कविता में कौन सा अलंकार है? देखिए, अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो 29 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा। देखो जिसमें देखो उत्प्रेक्षा में आता है मानो, मनु, जानो, जनु या जनु। ठीक है। तो इस प्रकार के आपको ये दिखाई दे योजक चिन्ह, तो मान लेना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, मनु, जानो, जनु, मानो, मनु, जानो, जनु, इस प्रकार के अगर शब्द दिखाई दे तो वो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 29 का रहेगा डी। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? विवरणात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, संबोधन शैली, वर्णनात्मक शैली। देखो विवरण में तो मतलब पूरे 0 से लेकर यानी 100 तक पूरा वर्णन किया जाएगा। नायक नायिका तो नक्सिक सब कुछ वर्णन हो जाएगा उसमें। और अगर चित्रात्मकता मतलब होता है जैसे उसे ऐसे चित्रों के माध्यम से, यानी किसी चित्र के माध्यम से, किसी बेल के माध्यम, बेल ऐसे तो आपके आंखों के सामने वो बेल के ही चित्र घूमने लगेगा, ऐसे मतलब। या फिर कहीं नायक नायिका का, तो आपको कोई नायिका का वर्णन किसी चीज़ से किया होगा, चांद से, तो आपके साथ चांद से घूमने लगा। तो यानी चित्रों के माध्यम से। संबोधन शैली मतलब किसी को किसी अर्जेंट काम के लिए बुलाया जाता है ना, जैसे संबोधन के जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, भाई मान लिया हमने दूर से किसी को पुकारना हो
तो हम संबोधन करें अरे आप इधर आओ, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो वो इस तरह संबोधन शैली होती है। तो संबोधन जैसे ए मेरी जूही के फूल, इस तरह से कविताएं होती है। तो वो हे मेरे, तो इसमें से क्या हो संबोधन होता है। फिर वर्णात्मक में वर्णन होता है, जैसे आपने किसी भी पेड़ पौधे का वर्णन किया, जैसे महादेव की रचनाओं में कैसे जैसे पेड़ वो होते हैं उनके जीव जंतुओं का उन्होंने किया है। इस प्रकार प्रातःकाले आकाश का रंग कैसा है, लाल है, सुनहरा है, नीला है, काला है। प्रातःकाले आकाश का रंग देखें यहाँ पे, तो देखो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। संबोधन इसमें विवरणात्मक विवरण 0 से लेकर पूरी तरह से विवरण किसी का किया जाए। किसा भी वर्णन हो सकता है, जैसे आपने किसी बेल का कर दिया भी वो ऐसी है, हरी है, ऐसी है। चित्रों के माध्यम से क्या होगा, जैसे किसी का आपने किसी नायिका का कहते तो उसका नक्सिक वर्णन कर दिया भी, नाक ऐसा, आंखें ऐसी, ये वगैरह, तो बाल ऐसे, तो वो चित्र हमारी आंखों के सामने बन जाएगा एक चित्रात्मक, यानी चित्रात्मक एक तरह बिंब भी होता है। जैसे चिड़िया का कर दे तो हमारे सामने चिड़िया के पंख और उसका उड़ना चित्र के माध्यम से। संबोधन जैसे मैं बता चुकी, जैसे हम किसी को दूर खड़े को पुकार रहे हैं या पुकार ए मेरी जूही के फूल, ऐसे संबोधन करके। वर्णनात्मक में क्या होता है, वर्णन में किसी भी चीज़ का वर्णन करना होता है, यानी विस्तार से जिक्र होता है। प्रातःकालीन आकाश का रंग लाल, सुनहरा, काला है। तो 31 का आपका रहेगा सी नीला है। लाल केसर धूली काली सिल्क किसे कहा गया है, 32 का आपका रहेगा आकाश। तो देखो भाई जिसने ये कविता पढ़ी है ना वो तो आराम से लगा लेगा। अब जिसके पास वक्त कम है, नहीं पढ़ी है, तो भी लगा ले, क्योंकि आप उसका रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन से नीले आकाश में उदय सूर्य किसके समान दिखाई दे रहा है, गोवणी सुंदरी के समान, शंख के समान, झील के समान। तो ये सिंदूर के समान। तो इसका रहेगा आपका 33 का गोवर्णीय सुंदरी के समान। गोवर्णीय मतलब गोरी, गोरी यानी गोरे रंग की, सुंदरी के समान वो है क्या है, नीला आकाश। जो नीला आकाश में जो सूर्य उदय, यानी सुबह का जो मौसम है उसमें सूर्य उदय हो रहा है नीले आकाश में, तो ऐसा लग रहा है कि कोई गोरी या सुंदरी हो। उषा कविता में प्रातःकाल नीला आकाश किसके जैसा बताया गया, केसर, शंख, झील और सिंदूर। तो इसका 34 का आपका उत्तर रहेगा शंख। ठीक है, शंख के समान है। लाल खड़िया चौकमल दे किसने, स्लेट पंक्ति में। स्लेट क्या है, तारे हैं, सूर्य है, धरती है, आकाश है। तो 35 का आपका रहेगा आकाश है। तो ये अगला पाठ है, ये निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये तुलसीदास इनकी रचना है। ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं फिर बता रही हूँ कि पीजीटी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे निराला तो टीजीटी में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन जो आरो भाग 2 है, यानी 11वीं की पुस्तक आप वो, यानी 11वीं और 12वीं की। तो आरो भाग 1 तो 11वीं की सबको पता है, और 2 है आरो भाग 2 ये 12वीं की है। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये 12वीं की है, इसको ध्यान से देखें। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, सन 1932, 44, 43, माफ़ कीजिए 19 नहीं भाई, हो जाता है फॉलोवर कई बार, 1500 है इसमें, 19 नहीं, 1532, 1544, 1543, 1534। तो इसका रहेगा आपका ए 1532। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के किस गांव में हुआ था, बांदा जिले के गांव पूछा गया है, रज्जापुर, राजपुर, राजगढ़, रामपुर। तो आपका इसका रहेगा राजापुर गांव में, इनका बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ था। बांदा जिला भारत के किस प्रदेश में, यानी किस स्टेट में बोलते हो, किस राज्य में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। निराला का निधन कब हुआ था, तो देखिए 1619, 1621, 1622, 1623। तो इसका आपका रहेगा सन 1623। ठीक है, ये निराला नहीं है, तुलसीदास का निधन पूछा गया है, माफ़ कीजिए। देखो एक तो तुलसीदास कवि है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है तुलसीदास कवि है और एक तुलसीदास निराला की रचना है। ठीक है, तो देखिए एक तो तुलसीदास क्या है, कवि है, और एक तुलसीदास रचना भी है निराला की। ठीक है, तो यहाँ तुलसीदास कवि हम पढ़ रहे हैं,
तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ है 1623 में। ठीक है, डी रहेगा। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि हम तुलसीदास कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, कहीं आप इसको रचना समझ जाओ। तुलसीदास का निधन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, काशी में, लखनऊ में, कानपुर में। तो ये 5 का रहेगा बी। ऐसे आप काफ़ी समझदार हो सकता है आप में से कोई PhD वाले भी हों, तो ऐसी बात नहीं कि, लेकिन फिर भी एक बार जो फ्रेशर है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। कहीं आपको तुलसीदास दिखाई दे जाए तो आप कहीं उसको कवि ही समझ लो। तुलसीदास निराला की रचना भी है। रामचरितमानस के रचयिता का नाम है कि तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, केशवदास। तो 16 का आपका रहेगा 6 का ये रहेगा तुलसीदास। रामचरितमानस की विधा क्या है? गीति काव्य, महाकाव्य है, खंड काव्य है और मुक्तक काव्य। देखो मुक्तक में तो क्या होता है कि मुक्तक एक कवि या लेखक के या किसी भी व्यक्ति का जिसका आप वर्णन कर रहे हो या महापुरुष है, तो एक भाग का वर्णन हो, मतलब मुक्तक मुक्त छंद में लिखी जाएगी। लेकिन गीति काव्य में आपको लय, सुर, ताल, संगीत, जैसे गाना गाते हैं ना, कविता बोलते हैं, जैसे उसमें लय, सुर, ताल। महाकाव्य में या किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा, भाई उसका जन्म हुआ, कैसे उन्हें शिक्षा ग्रहण की, कब उनकी शादी हुई, कौन से उनको पुरस्कार मिले, उनकी मृत्यु, पूरा होगा। लेकिन खंड काव्य होता है, जैसे मान लीजिए उनके एक किसी युद्ध का वर्णन है, तो उसको एक भाग ही दिखाया जाएगा युद्ध का ही, लेकिन महाकाव्य में संपूर्ण विस्तार होगा। इस तरह मुक्तक में क्या होता है? मुक्तक काव्य में आपको छंद, लय, अलंकारों का ध्यान नहीं रखा जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर लेखक इसको लिखता है। ठीक है, समझ गए होंगे। रामचरितमानस में कितने कांड है? 6 कांड है, 7 कांड है, 8 कांड है, 9 कांड है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस किस भाषा का प्रयोग हुआ है? साहित्यिक अवधि, साहित्यिक हिंदी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो आपका रहेगा इसमें साहित्यिक अवधि रहेगी रामचरितमानस की भाषा, साहित्यिक अवधि। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास। रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग? सवी या छंद, कवित छंद, चरी, गीतिका, दोहा, चौपाई। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका दोहा, चौपाई। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई छंद का वर्णन किया गया है। किस भी किसान कुल तुलसीदास किस काव्य रचना से अवतरित है? रामचरितमानस से है, कवितावली से है, दोहावली, विनय पत्रिका। तो इसका आपका रहेगा 12 का बी, कवितावली। असी अहि आयुष पाही पंद बंदी जनेऊ जन्मति। आयुष का अर्थ है, देखो, आ गया, अवज्ञा, आज्ञा, संकेत। तो 13 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? आज्ञा। कवितावली के अनुसार लोगों में कौन सी भावना नहीं रही? धर्म है, धर्म, सुख दुख, अच्छे बुरे, रोजी रोटी। तो इसका आपका रहेगा 14 का धर्म है, धर्म। लोगों के अंदर धर्म और अधर्म की भावना नहीं रही है। ठीक है, नहीं भी धर्म रह गई, मतलब कि देखो धर्म है, सिर्फ आदमी क्या है, उसके विचारों को, उसके गुणों को नहीं देखता रहे। ठीक है, वो क्या है, उसके धर्म के चक्कर में, ये नहीं मेरा मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस तरह से मुसलमान एक ही होता है, कहीं आप इसको अलग मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। लोग आजकल अपने धर्मों पर लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक धर्म और धर्म की भावना ही नहीं रहनी चाहिए इंसान में। मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये तुलसीदास ने बताया है, वैसे होता भी है। आग बढ़वाते बढ़ आगी पेट में कौन सा अलंकार? मतलब कि आग जो पेट की आग है वो क्या है? जंगल में लगने वाली, यानी जंगल में लगने वाली आग से भी बड़ी, यानी समुद्र में हो चाहे जल में हो, उनसे आग से भी भयंकर आग होती है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार, उपमा, व्यतिरेक भावना। तो इसका रहेगा आपका व्यतिरेक अलंकार है। किसमें? व्यतिरेक अलंकार है। और वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? भाई वेद और पुराणों के अनुसार संकट में समय कौन देवता है? प्रभु राम है, नेता लोग है, अप्सरा। भाई नेता तो वेदों पुराण में नेता को तो इस अप्सरों का भी इतना वो नहीं होता था। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, देवता प्रभु राम, तो उस देवता में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसलिए प्रभु राम इसका सही उत्तर रहेगा। प्रभु राम, यानी वेदों और पुराणों के अनुसार संकट में सिर्फ प्रभु राम ही काम आते हैं और कोई काम नहीं आता है। कविता ने किस भाषा का प्रयोग किया? अवधी, ब्रज, मैथिली, ब्रजावधी। तो इसका आपका उत्तर रहेगा डी, ब्रजावधी। ब्रजावधी का मतलब ये है कि ब्रज प्लस अवधि, ब्रज प्लस अवधि। ठीक है, दोनों भाषाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। कवितावली में ब्रज का प्रयोग हुआ है और अवधि का भी हुआ है, ध्यान रखेंगे।
लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप रामचरितमानस किस कांड में है? लंका कांड में। अयोध्या किसका? सुंदर कांड। किसका कांड? तो इसका रहेगा आपका 18 का ए, लंका कांड। भाई जो लक्ष्मण है वो राम और रावण का युद्ध चला हुआ था, उस समय बाण लगने से घायल हो गए थे। तो बात इसमें जाहिर सी नाम से प्रतीत हो रहा है कि अब लंका कांड, अब वो लंका में युद्ध करेंगे। अब ये तो नहीं है कि बाहर युद्ध करेंगे। तो लंका में सीता जी को छुटवाने के लिए जब युद्ध हुआ था तब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप शीर्षक प्रसंग किस भाषा में है? ब्रज में, अवधि में, एक खड़ी बोली, भोजपुरी। तो 19 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मणि बिनु परिवार का अर्थ है, परिवार का अर्थ है कंकर, हाथी, सूर्य की किरणें, आकाश। तो 20 का आपका उत्तर रहेगा डी। लक्ष्मण के देखो भाई इसमें आपका ऊपर वाला है मणि भिन्न, इसमें 20 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट भाई, मणि फिनु पर होना क्या है? इसमें क्या है? एक मिनट, तो भाई इसका रहेगा आपका हाथी। मणि फिर में करीबर का अर्थ है हाथी, ठीक, करीबर का अर्थ हाथी। लक्ष्मण के होश आने के बाद रावण किसके पास गया था? मेघनाद के, विष्णु के, कुंभकर्ण, सुषेण। तो इसमें आपका 21 का आपका उत्तर रहेगा कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण के पास गया था, भी लक्ष्मण को होश आ गया था। अब अभी रावण तो बड़ा खुश हो गया था, भी लक्ष्मण मर चुका है, अब युद्ध वो जीत जाएगा। लेकिन फिर उसको सूचना मिलती है कि लक्ष्मण को होश आ गया है, तो इससे बहुत घबरा गया था और उसको अपने कुंभकर्ण के पास वो रक्षा के लिए कुंभकर्ण ने बड़ी मुश्किल से जगाया। आपको पता है कि मतलब कि माना जाता है कि कुंभकर्ण ऐसे थे कि 6 महीना जागते थे, 6 महीना सोते थे। तो ऐसी कहावत कही जाती है कि उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता था। कवितावली से उधर 2 कविताओं में कवि ने किसका वर्णन किया? सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। तो इसमें क्या है आपको किस दुख में आर्थिक विषमता का, यानी कि इसमें क्या आर्थिक विषमता, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो जा रहा है। तो इसमें आर्थिक विषमता यानी समानता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार और ये रहेगा तो भाई आर्थिक विषमता तो रहेगी। सही विपिन हिम आतप आता, या आतप का अर्थ है तपस्या, धूप, पवन, शीत। तो 23 का आपका रहेगा बी, धूप। आतप का अर्थ है क्या? धूप। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितने? पहले तो आप प्रामाणिक देख लेना, ठीक है। प्रामाणिक ये शुद्ध है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे लिखते हैं और ये शुद्ध उसमें बार बार पूछा गया है। तो ये क्या है? गलत है। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये मैंने लिखा है, ये गलत है, वह ठीक है, ठीक है। इसमें कई बार पूछा गया है शुद्ध में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितनी है भाई तुलसी द्वारा प्रामाणिक रचनाएं 36 हैं, 12 है, 16 है, 18 है। तो 24 का आपका रहेगा कितने? तो इसका उत्तर रहेगा आपका 12। तो क्या है? प्रामाणिक रचना। अब ये प्रामाणिक रचना किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, ठीक है, याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अब इनकी कुल कितनी रचनाएं मानी गई? 25 मानी गई है। 40, 16, 36। तो 36 तो याद रखेंगे। प्रामाणिक रचना तो इनकी 12 है, कुल रचनाएं हैं इसमें 36 हैं। किसने मानी है प्रामाणिक? रामचंद्र शुक्ल ने मान ली है। जैसे तुलसीदास के गुरु का नाम था रामानंद नरहरि दास, और इसमें स्वामी वल्लभाचार्य सुखदेव। तो ये इसके गुरु का नाम था नरहरि दास तुलसीदास के, ठीक है। और जो कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद, और सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। याद रखेंगे, तुलसीदास के गुरु का नाम हो गया नरहरि दास, इसका उत्तर तो बी ही आएगा। और रामानंद कबीर के गुरु थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, ठीक है। तुलसीदास ने किसके पास रहकर 15 वर्षों तक क्या किया था? वेदों का अध्ययन किया था। नरहरिदास के पास, रामानंद के पास, शेष सनातन के पास, वल्लभाचार्य के पास। तो अब क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो ये लगेगा हाँ भी ठीक है, उनके गुरु के कौन थे? नरहरिदास। तो उन्हीं के पास किया होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आपका ऐसा नहीं आएगा। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शेष सनातन के पास 15 वर्षों तक रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। जानकी मंगल क्या है भाई? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, मुक्त काव्य है। तो
जानकी मंगल ये आपकी रहेगी गीतिका वे है, क्या है, गीतिका, जिसमें गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से जिसमें वर्णन किया गया। तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ, ये सभी को पता है, रामचरितमानस है भाई, इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ, इतना बड़ा महाकाव्य है। नारी हानि विशेष क्षति न, इसका क्षति का अर्थ क्या है, हानि। उन्होंने कहा कि नारी की उस समय की, अभी ये नहीं कि आपको लग रहा है कि ऐसी भावना थी, उस समय की भावना क्या थी, नारी को कोई नहीं समझता था कि नारी तो ऐसा होता भी था कि जैसे भाई का बंधन है, जन्म से जन्म के आधार पर तो शुरुआत से साथ रहते हैं, तो नारी तो क्या है, जवानी का रिश्ता है, तो नारी को तो अगर क्षति हो जाए, नहीं नारी तो मर जाए तो और भी ला सकता है, लेकिन भाई कहाँ से लाएं, उस प्रकार की उस समय की ऐसी सोच होती थी। तो उसको एक मानव स्वभाव के रूप में दिखाया गया है राम को, इसलिए उन्होंने कहा कि नारी की हानि तो विशेष हानि नहीं है, और लक्ष्मण अगर मर गया तो मैं अपने माता को क्या मुँह दिखाऊंगा, जिसका एक ही पुत्र है, यानी वो सुमित्रा के लिए बोल रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कवि ने राम के लिए किस रूप का वर्णन किया है, ईश्वर का, देवता रूप का, राजा रूप का, मानव रूप का। तो इसमें क्या है, मानव रूप का वर्णन किया, भी मानव की तरह रोते हैं, मानव की तरह क्या है, चिंता में हो जाते हैं, तो एक मानव रूप है। भगवान तो चिंता में क्या हो गए भाई, लेकिन मानव के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है, तो 32 का ए रहेगा आपका वीर रस। अब क्या है, वीरता से जैसे पूरे पहाड़ को उठा ले अपने हाथ पर, तो ये क्या है, वीरता का, भाई वीर पुरुष ही कर सकता है, और तो किसी के बस की बात है नहीं। जगदम्बा हरिहानी सब सठ चात कल्याण की, किसने कही, भाई देखो कुंभकर्ण है, जब उन्होंने, रावण ने एक किस्सा सुनाया है कुंभकर्ण को कि मैं ऐसे, भाई आपने, कुंभकर्ण ने बोला कि आपने मुझे क्यों जगाया, बताओ कारण। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे से क्या है, सीता को उठा लाया और हुए इसमें युद्ध हुआ, लक्ष्मण उसमें मूर्छित हो गए थे, यानी इनका देहांत, मैं समझा कि देहांत हो गया, लेकिन वो फिर से जीवित हो गए हैं, तो आप मेरी रक्षा करो। तो कुंभकर्ण कहते हैं कि अब आप अपना कल्याण चाहते हैं, जो जगत जननी, ये जगत की जो माता है सीता, इतनी पवित्र है, उसको आप उठा लाए, और अब आपका कल्याण चाहते हो, तो आपका सर्वनाश तो निश्चित है। इस प्रकार के शब्द किसने कहे थे, कुंभकर्ण ने। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गया, हनुमान, लक्ष्मण। विकल का मतलब क्या है, व्याकुल उठना, भालू, वानर, तो वानर यानी वानर सेना थी ना जितने बंदरों की, तो वो क्या है, बड़ी व्याकुल यानी परेशान हो गई। राम के एकनिष्ठ भक्त कौन थे, तो इसमें आप सभी को पता है डी आएगा, हनुमान बड़े एकनिष्ठ भक्त थे। सहे विपिन आत बाता, बाता का क्या अर्थ है भाई, बाता का क्या अर्थ है बताइए, बाता का अर्थ है इसमें हवा, ठीक है, हवा। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है, तो पुनि पुनि में आप सभी जानते हैं कि बार बार आया है, तो पुनि पुनि में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी एक शब्द की बार बार आवर्ती होना कौन सा अलंकार है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, पुनरुक्ति यानी बार बार, पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तुलसीदास अपना जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते थे, खेती करके, भीख मांग कर, मजदूरी करके, तो भीख मांग कर तुलसीदास अपने जीवन का निर्वाह करते। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए, जैसे जागने पर भी वो तो बड़े महान राक्षस थे, इतने बड़े, तो किसकी तरह रूप उन्होंने धारण किया था, राक्षस, भी राक्षस थे। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, गीता पार्वती सावती, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था तुलसीदास की पत्नी का नाम, रत्नावली। तुलसीदास की माता का क्या नाम था, जलसी मंगला हुलसी। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, आत्माराम, परसाराम, मंगतराम, और ये है सवाराम, तो इसका आपका रहेगा आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम था तुलसीदास के। तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, तो ये आप देखेंगे किस में हुआ था भाई, रोहिणी, और इसमें मूल नक्षत्र, और इसमें भरणी, पुनर्वस। तो इस प्रकार से आप बताएं। देखिए भाई ये PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और निरंतर अगर क्लासेस चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क, तो इसमें देखेंगे आपका रहेगा रोहिणी, मूल नक्षत्र और पुनर्वस, तो इसका रहेगा आपका उत्तर, इसका आपका उत्तर रहेगा बी, मूल नक्षत्र में इनका क्या है, जन्म हुआ था। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम सामान्य
मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा? तो भाई आप तक राम ही राम पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है राम विलाप करने लगे। श्री राम ने हानि के किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? तो भाई इसी में किसकी हानि को बताता है? पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं है, यानी भाई की हानि उन्होंने विशेष हानि, क्योंकि लक्ष्मण वहां पर मूर्छित हो गए थे। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी दयनीय स्थिति होती है? वानर की, मछली की, सर्प की। देखो भाई इनके तो सही बात है, पंख होते ही नहीं है, और वानर के भी नहीं, पक्षी के ही पंख होते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ 2 लेसन मैंने करवा दिए हैं। निरंतर क्लास चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, वहाँ से आप डाउनलोड होकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। निरंतर क्लास चाहते हैं और निःशुल्क चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर अवश्य किया करो अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।